मिस्र के राजा और उच्च स्तर के लोग पिरामिड तथा मस्तबों में दफनाए जाते थे, जबकि बुद्ध तथा प्रमुख बौद्ध संतों के अवशेषों को स्तूपों में दफनाया जाता था। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नवल वियोगी जी। आज हम बात करेंगे महापाषाण सभ्यता, उसकी उत्पत्ति व नाग जाति से संबंध के बारे में। महापाषाण सभ्यता तथा उसका उद्गम। शक सैनिकों के अवशेषों पर टीले बनाए जाते थे। नेपाल के बंचा अपने सरदार को लकड़ी के कफन में दफनाते थे तथा आसाम के खासी अपने सरदार की मम्मी बनाकर दरख्त के तने के खोल में दफनाते थे। मिस्र तथा मेसोपोटामिया में जनसाधारण को चटाई में लपेटकर खाइयों या गड्ढों में दफनाया जाता था। ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में मध्य तथा दक्षिण भारत में अपने मृतकों को अथवा उनके अवशेषों को पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं को खड़ा करके उनके मध्य अकेले अथवा सामूहिक रूप से दफनाते थे, जिसे महापाषाण अथवा महापाषाण समाधि के नाम से जाना जाता था। वास्तव में महापाषाण जनसाधारण के पिरामिड हैं तथा बड़े बड़े पत्थरों की स्मृतियां हैं, जिनमें बहुत से मृतकों की हड्डियों को एकत्रित कर दफनाया जाता था। वे साधारणतया एकत्रित दिखाई पड़ने वाली समाधि हैं, जो अक्सर पहाड़ी ढलान अथवा ऊंची भूमि पर खेतों से अलग घाटी में या फिर तालाब के किनारे होती हैं। वे दक्षिण भारत के सारे प्रायद्वीप में फैली हैं। अगला प्रश्न है कि महापाषाण समाधियों के सृजन का विचार भारत में आया कहाँ से। गॉर्डन महोदय ने भारतीय महापाषाणों की उत्पत्ति दक्षिणी अरब में बतलाई है तथा लैशनिक और हैन गोल्डरन ने मध्य एशिया में, वाल्टर रूबेन ने फिलिस्तीन में बताई है तथा बनर्जी ने बलूचिस्तान में। वाल्टर रूबेन के फिलिस्तीन के विचार को सभी विद्वानों ने सहमत होकर स्वीकार किया है, मगर अन्य तीनों विचारों पर विद्वान सहमत नहीं हैं। ये क्षेत्र सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, साइप्रस, ग्रीस आदि देश आते हैं। प्रारंभिक रूप में कालक्रम की जानी जा चुकी तिथियों के आधार पर भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र महापाषाणों की उत्पत्ति का केंद्र स्वीकार कर लिया गया है। कभी कभार कल्पना की जाती है कि वहाँ के प्राचीन व्यापारी दोनों ओर व्यापार करते थे, यानी पश्चिम में यूरोप के देशों में तथा मध्य पूर्व में। इस तरह मध्य पूर्व के व्यापारी भारतीय प्रायद्वीप से भी व्यापार करते थे। महापाषाण सभ्यता इसी क्षेत्र से जहाज रानी के रास्ते भारत पहुंची। इस बात के बहुत पक्के पुरातात्विक प्रमाण हैं। एसपी गुप्त के अनुसार अरब के समुद्री किनारे पर लेवांत, मेसोपोटामिया तथा फारस की खाड़ी का क्षेत्र और यमन में शिलाओं को काटकर बनाई गई समाधियां, जिसमें शाक्त प्रकार का प्रवेश द्वार होता है, ऐसी हैं जैसी मालाबार तट पर मिली हैं। इन समाधियों के काल के बारे में थॉमसन महोदय ने बतलाया है। उन्होंने दक्षिणी अरब में वादी उम्द में हुरीदा कस्बे के सामने कुछ वृत्ताकार समाधियां खोदी हैं, जो कटी हुई शिलाओं की बेंच प्रकार की हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तन तथा पीतल व लोहे के औजार मिले हैं, जिनका काल 7वीं व 6ठी सदी ईसा पूर्व है। इस प्रकार की समाधियों का निर्माण बहुत ही प्राचीन काल में फिलिस्तीन तथा साइप्रस में होता था और लगता है यह प्रथा वहीं से उपयुक्त क्षेत्रों में आई। के.एस. रामाचंद्रन ने फिलिस्तीन तथा साइप्रस के साफ्ट प्रकार के प्रवेश द्वार वाली समाधियों के उदाहरण एकत्रित किए हैं। फिलिस्तीन में उन समाधियों का काल चतुर्थ सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम काल से लेकर 5वीं सदी ईसा पूर्व यानी लौह युग तक है। साइप्रस में भी उनका संबंध ताम्र तथा लौह दोनों युगों से है। दोनों ही देशों में अमानवीय ढंग से हड्डियों के टुकड़े दफनाए गए हैं। यद्यपि फिलिस्तीन तथा साइप्रस में समाधियां गोलाकृति वाली हैं, जबकि केराला में आयताकार अथवा समलंब चतुर्भुज वाली हैं। कोराला प्रकार के सोपान दोनों ही देशों साइप्रस तथा फिलिस्तीन यानी कि तेल फरा में लौह युग तक मिले हैं। फिलिस्तीन में मोगिडो एक स्थल है। वहाँ की समाधियां विभिन्न कक्षों वाली थी, ऐसी जैसी कि केरल प्रकार की बेंच प्रकार की समाधियां दोनों ही यानी कि साइप्रस तथा फिलिस्तीन में प्राप्त हुई हैं। वाल्टर रूबेन ने भी महापाषाण समाधियों की उत्पत्ति फिलिस्तीन में बताई है,
जिसे हेमनडोर्फ ने भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र कहकर स्वीकार किया है। फिलिस्तीन से कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप यह प्रथा फारस की खाड़ी और अरब में पहुंची, जहां इस प्रकार की कब्रों के होने के पक्के प्रमाण हैं, जिनकी विद्वानों ने खुदाई की है। इन क्षेत्र से व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप समुद्र के रास्ते यह प्रथा पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में पहुंची। हम जानते हैं द्रविड़, यहूदी और असीरियन ये लोग बहुत ही बड़े व्यापारी थे जो भारत से व्यापार करते थे। असीरिया के राजा शालमानेसर तृतीय के पत्थर के स्तूप पर हाथी, बंदर तथा बैक्टीरियन ऊंट के चित्र देखे जा सकते हैं। संभवतः ये जानवर भारत से भूमि के रास्ते से मकरान से होकर मंगाए जाते होंगे। यह पुरातत्वीय प्रमाण भारत से पशुओं का मुख्यतया हाथी और बंदर को असीरिया भेजे जाने का समर्थन करता है। इन जानवरों के अतिरिक्त असीरिया को चिड़िया भी भेजी जाती थी। इस बात का प्रमाण है कि मोर एक आश्चर्यजनक पक्षी था, जिसकी भेंट तिगलत पिल्सर तृतीय ने प्राप्त की थी। उक्त राजा के शासनकाल में कुछ अन्य भारतीय वस्तुएं भी असीरिया को भेजी गई थी। चेल्डिया राज्य के विटयकीन द्वारा उक्त राजा को भेंट में दी गई वस्तुओं में अधिकतर वस्तुएं भारतीय थी, यथा बहुमूल्य पत्थर, मोती, कीमती इमारती लकड़ी, कपड़े और विभिन्न प्रकार के मसाले थे। इस काल में फारस की खाड़ी के बंदरगाह व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। यूं तो मानवीय सभ्यता लगभग 3500 ईसा पूर्व से ही मिस्र और मेसोपोटामिया में फल फूल रही थी, मगर क्योंकि उनका आधार तांबे से बने उपकरण थे जो अच्छे और मजबूत नहीं होते थे, अतः मानवीय सभ्यता के विकास की गति बहुत धीमी रही। मगर द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सर्वप्रथम हिट्टिटियों के राज्य में लौह तकनीक का विकास हुआ, तो उसके चारों ओर फैलने के कुछ ही सदियों बाद मानवीय विकास की गति भी तीव्र हो गई। भले ही बहुत पहले से धातु के अशुद्ध अश्क पिघलाने वाले कारीगरों को तांबे के साथ साथ प्राकृतिक रूप से मिश्रित लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े भी प्राप्त होते थे, या तो वे अश्क की राख के अवशेषों की तरह फेंक दिए जाते अथवा उनसे गहने आदि बहुत साधारण वस्तुएं ही बना पाते थे। मगर द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्यकाल में सबसे पहले उच्च ताप पर बार बार गर्म करके कार्बन युक्त करने या पीट पीट कर स्टील बनाने की आवश्यक विकसित तकनीक का आविष्कार हुआ। यह आविष्कार चेलीवेस नामक लुहारों ने किया, जो हिट्टिटी राज्य के वंशिदे थे। लगभग 2 सदियों तक यानी कि 1400 से 1200 ईसा पूर्व तक उक्त तकनीक पर हिट्टिटी लोगों का एकाधिकार रहा, मगर उनके राज्य के विनाश तथा जनजातियों की भारी उथल पुथल के परिणाम स्वरूप लुहारों की उक्त कला का बहुत तीव्र गति से चारों ओर फैलाव हुआ। मेसोपोटामिया में भले ही इस नई धातु का सीमित प्रयोग सदियों पूर्व से हो रहा था, मगर वास्तविक लौह युग का आरंभ 9वीं सदी ईसा पूर्व से पूर्व नहीं हुआ था। उस काल से असीरिया के राजाओं ने इस धातु का अपनी सेना के लिए भरपूर प्रयोग प्रारंभ किया। लोहा असीरिया राजाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद प्रमाणित हुआ। सारगोन द्वितीय ने लोहे का खुला प्रयोग प्रारंभ कर दिया। उसके महल से 1,50,000 किलोग्राम लोहे की सलाखें यानी कि छड़ें प्राप्त हुई हैं, जिसे वे संभवतः अनातोलिया अथवा सीरिया से मंगवाते होंगे और राज्य का भंडार बनवाते होंगे तथा ठेके पर काम करने वाले लुहारों को दे देते होंगे। स्पष्ट है व्यापारिक संबंधों के कारण उक्त प्रथा 1200 से 600 ईसा पूर्व में भारत पहुंची। इतिहासकारों का विचार है कि महापाषाण सृजक अपने साथ लौह तकनीक भी भारतीय प्रायद्वीप में ले गए। बहुत स्पष्ट प्रमाण है कि लौह तकनीक का सर्वप्रथम ज्ञान अनातोलिया में अपने राजसत्ता स्थापित करने के साथ साथ हिट्टिटी लोग 19वीं सदी ईसा पूर्व में लाए और उसी तकनीकी के कारण पश्चिमी एशिया में लगभग 7 सदियों तक उन्होंने अपनी सत्ता का डंका बजाया, जिसे कोई भी ललकारने का साहस न कर सका। 12वीं सदी ईसा पूर्व में जब उत्तर पूर्व से आने वाली अर्ध सभ्य बर्बर जातियों ने तो उक्त लोहे की तकनीक के साथ साथ पश्चिमी एशियाई देशों की सत्ता पर भी असीरियन लोगों ने अधिकार जमा लिया, जिसमें मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन, एशिया माइनर, मेसोपोटामिया तथा ईरान शामिल हैं। यहाँ तक कि फारस की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र पर भी उनका अधिकार हो गया। इसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ
कि पूर्व का समुद्री व्यापारिक द्वार असीरियनों के अधिकार में आ गया, जो स्वयं बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके साथ अन्य व्यापारी यहूदी भी थे। असीरियनों ने 600 साल यानी कि 1200 से 612 ईसा पूर्व तक सारे पश्चिमी एशिया पर राज्य किया। यही वो काल था जबकि पश्चिम से लौह धातु तकनीक तथा महापाषाण समाधि प्रथा भूमि तथा जहाजरानी मार्ग से भारतीय प्रायद्वीप में पहुंची। 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य असीरियन लोगों ने पश्चिम एशिया के अधिकतर भागों को अपने अधिकार में ले लिया था। आक्रमण इतने भयानक थे कि सारे पश्चिमी एशिया में भगदड़ मच गई थी। परिणाम स्वरूप कुछ लोग उत्तर पश्चिम के दर्रों के रास्ते भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आ घुसे और स्वात घाटी में बस गए, जहां से उनके कब्रिस्तान तथा कश्मीर से महापाषाण कब्रों के प्रमाण मिलते हैं। स्पष्ट है कि महापाषाण कब्रों का निर्माण करने वाले लोग उत्तर में भूमि के रास्ते से तथा दक्षिण भारत में समुद्र के रास्ते से व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य पहुंचे। ये बतलाया जाता है कि शिलाएं काटकर बनी गुफाएं, डोलमेन और पत्थर के संदूक वाली समाधियां मूल रूप से समुद्र के रास्ते से आई, जबकि केर्ण चक्र तथा मेनहीर भूमि के रास्ते से आई। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1000 ईसा पूर्व में जब हम अधिकतर महापाषाण भारत को देखते हैं, उससे बहुत पूर्व काल में ही उन्हें पश्चिमी एशिया में देखते हैं, यानी वे पहले ही वहाँ थे और यह प्रमाणित करता है उक्त प्रथा भारत में पश्चिमी एशिया से ही आई। तो ये था महापाषाण सभ्यता की छोटी सी जानकारी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।